अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैम यूनुस और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली डोज एपिसोड 15 और इस वीडियो के अंदर भी हमारे पास 50 एमसीक्यूज मौजूद हैं। इससे पहले की भी जो 14 डेली डोज एपिसोड्स हैं वो भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जिसके अंदर डिफरेंट 50 एमसीक्यूज मौजूद है जो कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पास पेपर से लिए गए हैं। और जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन होता है वो लिया जाता है जो करंटली चल रहा होता है, यानी कि जो नेशनल अफेयर्स हैं या जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं करंटली जो हो रहे हैं, लाइक जो करंट मंथ में हो रहे हैं उनको डिस्कस किया जाता है, क्योंकि वो भी जो है आने वाले एग्जाम्स के अंदर पार्ट बन सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस जो हैं वो मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हमारे पास जो है वो 3 पोर्शंस हैं। हमारे पास 10 एमसीक्यूज है हमारे पास कंप्यूटर के, 20 एमसीक्यूज हमारे पास हैं जनरल नॉलेज के, 20 एमसीक्यूज हमारे पास हैं इस्लामियात के। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अपने कंप्यूटर के सेक्शन से, जिसके अंदर हमारे पास 10 एमसीक्यूज मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है व्हाट्सएप वाज फाउंडेड इन 2009 बाय। अब इसमें हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि व्हाट्सएप जो है वो 2009 में जो है वो यानी कि लॉन्च या फाउंड हुआ था। अब आपने बताना है कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने व्हाट्सएप को लॉन्च या फाउंड किया था। तो हमारे पास ऑप्शन है ब्रायन एक्टन, जॉन कॉम, मार्क जकरबर्ग, ये बोथ ए एंड बी। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि व्हाट्सएप है वो किसकी तरफ से फाउंड हुआ था। तो हमारे पास इसका आंसर है ब्रायन एक्टन एंड जॉन कॉम। सो व्हाट्सएप वाज फाउंडेड इन 2009 बाय ब्रायन एक्टन एंड जॉन कॉम। अब जो लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर है आपको नजर आ रही है वो ब्रायन एक्टन है, और जो राइट साइड पे है वो है जॉन कॉम। और आपको पता है कि जो मार्क जकरबर्ग हैं वो जो हैं वो फेसबुक के जो वो फाउंडर हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। आपने बताना है कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कितने मैक्सिमम जो है आप कॉलम्स जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है 35, 45, 55 या 63। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास कि कितने कॉलम्स हम जो है एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है 63। तो आपने याद रखना कि 63 नंबर्स आर द मैक्सिमम व्हिच यू कैन इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इन एमएस वर्ड व्हाट इज द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स। आपने बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्या मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल है जो कि एक आप स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 400, 100, 150, 200। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास 200। तो आपने याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैक्सिमम स्केल परसेंटेज जो अवेलेबल होती है एक स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर वो होती है 200। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल इज। आपने बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की है जो कि एक टेबल को स्प्लिट करने की यूज होती है। इसी के साथ साथ मैंने जो ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली शॉर्टकट कीज हैं वो इसी जो है आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी कि Ctrl+N से न्यू, यानी कि आपकी टैब ओपन हो सकती है, Ctrl+N से वो ओपन हो जाती है, Ctrl+S से सेव हो सकता है, F12 से सेव एज, यानी आप उसको सेव कैसे करना है, Ctrl+P करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, Ctrl+C करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, Ctrl+X करेंगे तो कट हो जाएगा और Ctrl+V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो इसी तरह हम देखते हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कौन सी शॉर्टकट की है जो कि एक टेबल को सेपरेट करने के लिए यूज होती है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। तो ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास Ctrl+Shift+Enter। तो आपने याद रखना है कि Ctrl+Shift+Enter इन तीन को आप इकट्ठा शॉर्टकट की को यूज करेंगे तो आप एक टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल इज Ctrl+Shift+Enter। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है COBOL स्टैंड्स फॉर, यानी कि COBOL स्टैंड्स फॉर। अब ये जो है एक लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर के अंदर यूज होती है जैसे कि जावा है। तो आइए देखते हैं कि कोबोल की जो है वो एब्रिविएशन क्या है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कॉमन बुक ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बूट ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो आपने याद रखना है कि COBOL या इसको कोबोल भी अक्सर बोला जाता है। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है फ्रॉम द फॉलोइंग हु इन्वेंटेड स्लाइड रूल्स। तो आपने बताना है कि किसने जो है वो स्लाइड रूल्स को इन्वेंट किया। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं जॉन नेपियर, गॉटफ्रीड लेबनिट्ज, विलियम ऑक्ट्रेड या ब्लेज पास्कल। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि किसने जो है स्लाइड रूल्स को इन्वेंट किया। तो हमारे पास इसका आंसर है विलियम ऑक्ट्रेड। तो आपने याद रखना है कि विलियम ऑक्ट्रेड इन्वेंटेड द स्लाइड रूल्स। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है CD स्टैंड्स फॉर। अक्सर आपने CD जो यूज भी की होगी, देखी भी होगी, तो आपको पता नहीं चाहिए कि CD की एब्रिविएशन क्या है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कंपोजिट डिस्क, कंपनी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या क्राइटेरिया डिस्क। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास।
तो इसका आंसर हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क। तो आपने याद रखना है कि CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय। आप जो है अगर आप वर्ड के ऊपर काम कर रहे हो या पावर पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हो या सिंपली नोट्स के ऊपर काम कर रहे हो, सो यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स। अब ये किसके थ्रू हम कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं डिफरेंट। आपको पता होना चाहिए कि शॉर्टकट की इसके लिए क्या है। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस, देखते हैं कि हमारे पास है प्रेस शिफ्ट प्लस F7, प्रेस कंट्रोल प्लस F7, या प्रेस आल्ट F7, या सिर्फ सिंपली जो है F7 को हम प्रेस करेंगे। तो ये जानते हैं कि हम कैसे जो है स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर है F7। तो आपने याद रखना है कि वी कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय प्रेसिंग ओनली F7, यानी सिंपल F7 को प्रेस करेंगे तो आप स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स जो है उसको डिटेक्ट कर लेंगे। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, KB स्टैंड फॉर। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कर्नल बूट, किटबिट, किलोबाइट या की ब्लॉक। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर जो है हम KB जो है किस लिए ज्यादा यूज होता है, तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास किलोबाइट। तो आपने याद रखना है कि कंप्यूटर के अंदर सिंपली जो हम KB को यूज कर रहे होते हैं, सो इट्स बेसिकली यूज फॉर द किलोबाइट। तो आपने याद रखना है कि KB स्टैंड्स फॉर किलोबाइट। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लॉजिक और इज द लॉजिक गेट। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि आपको पता है लॉजिक गेट्स जो फिजिक्स के अंदर भी होते हैं। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि फिजिक्स का भी क्वेश्चन हो सकता है या कंप्यूटर के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एंड, और, नॉट या ऑल ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इनमें से कौन से जो है वो लॉजिक गेट्स होते हैं। तो आइए इसका आंसर हमारे पास क्या है, तो इसका आंसर हमारे ऑल ऑफ दिस। तो आपने याद रखना है कि एंड, और, नॉट ये सारे जो है ये लॉजिक गेट्स हैं। तो ये था हमारा कंप्यूटर का सेक्शन। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास जनरल नॉलेज का है, जिसके अंदर हमारे पास 20 MCQs मौजूद है। तो ये स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज के। हमारे पास कौन से MCQs है, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ MCQs भी होंगे, तो दोनों को साथ साथ हम कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज का पोर्शन। तो क्वेश्चन हमारे पास है, कैपिटल ऑफ सूडान इज। आपने सूडान का नाम सुना होगा, तो आपने बताना है कि उसको कैपिटल क्या है। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास खर्तूम। तो कैपिटल ऑफ सूडान इज खर्तूम, यानी कि खर्तूम जो है वो सूडान का कैपिटल है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया इज। आपने नॉर्थ कोरिया का कैपिटल बताना है। तो ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास प्योंगयांग। सो प्योंगयांग इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, करेंसी ऑफ थाईलैंड। इसके अंदर आपने थाईलैंड की करेंसी बतानी है। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास बाथ। तो बाथ जो है वो करेंसी क्या है, किसकी, थाईलैंड की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। आपने बताना है कि जो स्पिरिट ऑफ इस्लाम बुक है उसके ऑथर कौन थे। तो हमारे पास इसका आंसर है सैयद अमीर अली। तो आपने याद रखना है कि सैयद अमीर अली वाज द ऑथर ऑफ द बुक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। यानी कि अक्सर ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको भी पता होना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग। तो सैयद अमीर अली वाज द ऑथर ऑफ द बुक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, आर्य समाज वाज लॉन्च बाय। आपने बताना कि आर्य समाज जो है वो कब, वो किसकी तरफ से लॉन्च हुआ, यानी कि ये जो इंडिया की जो डिफरेंट रिवाज हैं, जो उनका मजहब है, तो उस हिसाब से आर्य समाज जो है वो कब लॉन्च हुआ या किसकी तरफ से लॉन्च हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर जाएंगे कि ये किसकी तरफ से लॉन्च हुआ। तो हमारे पास इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। सो आर्य समाज जो है इट वाज लॉन्च बाय द स्वामी दयानंद सरस्वती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, सलातुल इस्तिस्का इज ऑफर्ड फॉर। आपने बताना कि सलातुल इस्तिस्का जो है वो किस लिए ऑफर होती है। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास रेन के लिए। सो सलातुल इस्तिस्का इज ऑफर्ड फॉर रेन। तो आपने याद रखना है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सलातुल इस्तिस्का जो है किस लिए ऑफर होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि सलातुल इस्तिस्का इज ऑफर्ड फॉर रेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, सही बुखारी एंड सही मुस्लिम कलेक्टिवली कॉल्ड आर। यानी कि एक सही बुखारी हमारे पास हदीस की बुक है और एक हमारे पास सही मुस्लिम है, और इसको कलेक्टिव कर लें तो इसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास सही हीन। तो आपने याद रखना है कि सही बुखारी एंड सही मुस्लिम और कलेक्टिवली कॉल्ड एज सही हीन। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर हाइड्रोस्फीयर इज। आपने बताना है कि हाइड्रोस्फीयर कहते हैं जो पानी के अंदर जो हमारा एरिया है। तो आपने बताना है कि लार्जेस्ट पार्ट जो है हमारा हाइड्रोस्फीयर का वो क्या है। तो हमारे पास इसका आंसर है पैसिफिक ओशन। तो आपने याद रखना है कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर हाइड्रोस्फीयर इज पैसिफिक ओशन। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, एंजेला मार्कल इज चांसलर ऑफ। आपने बताना है कि एंजेला मार्कल जो है वो किसकी चांसलर है। तो हमारे पास इसका आंसर है जर्मनी। तो आपने याद रखना है कि एंजेला मार्कल इज द चांसलर ऑफ जर्मनी। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर इज अ फेमस लीडर ऑफ। आपने बताना है कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो है, आपने अक्सर नाम सुना होगा इसका, इनका न्यूज में।
तो आपको पता चाहिए कि किसके फेमस लीडर हैं, तो हमारे पास इसका आंसर है अफगान तालिबान। तो आपने याद रखना कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर इज द फेमस लीडर ऑफ अफगान तालिबान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उर्दू वाज डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन। आपने बताना कि उर्दू जो है वो कब नेशनल लैंग्वेज जो है वो पाकिस्तान के अंदर डिक्लेयर्ड हुई। हमारे पास ऑप्शन है अप्रैल 1950, अप्रैल 1955, अप्रैल 1954 या अप्रैल 1952। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास अप्रैल 1954। सो उर्दू वाज डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन अप्रैल 1954। यानी कि आपने याद रखना कि अप्रैल 1954 में उर्दू जो है वो एज अ नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड हुई थी पाकिस्तान के अंदर। तो उर्दू से रिलेटेड आपको एक शेर भी सुना देते हैं कि नई खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में दूब हमारी ज़ुबान की है। तो ये उर्दू का बहुत ही फेमस शेर है जो उर्दू से रिलेटेड है। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर याद रखना है कि जो उर्दू जो डिक्लेयर्ड हुई एज अ नेशनल लैंग्वेज वो हुई अप्रैल 1954 में। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है इन विच प्रोविंस मैक्सिमम लैंग्वेजेस आर स्पोकन। आपने बताना कि कौन सा ऐसा हमारा जो है प्रोविंस है जिसके अंदर जो है मैक्सिमम ज़बानें बोली जाती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पीके यानी कि KPK। तो ये जानते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास बलूचिस्तान। तो आपने याद रखना है कि बलूचिस्तान एक ऐसा हमारा प्रोविंस है जिसके अंदर मैक्सिमम जो है लैंग्वेजेस वो बोली जाती है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है विच उर्दू हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेज। कौन सी जो लैंग्वेज है जिसमें से उर्दू जो है वो हैज़ बीन टेकन यानी कि ले ली गई है। तो हमारे पास ऑप्शन है पर्शियन, अरेबिक, तर्किश या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास तर्किश। तो आपने याद रखना है कि तर्किश उर्दू हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द तर्किश। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है वर्ड उर्दू मीन्स। आपने बताना कि उर्दू का मतलब क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है बिलीवर्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, आर्मी या नन ऑफ दिस। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास आर्मी। तो आपने याद रखना है कि वर्ड उर्दू मीन्स यानी कि जो लफ्ज उर्दू है उसका मतलब है आर्मी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन उर्दू अल्फाबेट्स। आपने बताना कि कितने लेटर्स होते हैं उर्दू अल्फाबेट्स में। तो हमारे पास ऑप्शन है 35, 36, 37, 39। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास 37। तो आपने याद रखना है कि 37 लेटर्स होते हैं उर्दू अल्फाबेट्स के अंदर। ये क्वेश्चन भी काफी दफा एग्जाम में आ चुका है। तो आपने याद रखना है कि देयर आर 37 लेटर्स इन द उर्दू अल्फाबेट्स। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है हु कंपोज द वर्सेस ऑफ पाकिस्तान नेशनल एंथम। आपने बताना है कि जो पाकिस्तान नेशनल एंथम यानी कि जो कौमी तराना है वो किसने लिखा। तो हमारे पास ऑप्शन हैं हफीज़ जलंधरी, नासिर काज़मी, इलामा इकबाल या फैज़ अहमद फैज़। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास हफीज़ जलंधरी। तो आपने याद रखना है कि हफीज़ जलंधरी कंपोजेस द वर्सेस ऑफ द पाकिस्तान नेशनल एंथम। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सस्सी पुन्नो इज अ लव स्टोरी ऑफ। आपने बताना कि सस्सी पुन्नो जो है वो कौन सी लव स्टोरी है यानी कि वो पंजाबी है, पश्तो है, सिंधी है या सराइकी है। तो ये जानते हैं कि सस्सी पुन्नो जो है वो कौन सी लव स्टोरी है। तो इसका आंसर है हमारे पास सिंधी। तो सस्सी पुन्नो जो है वो एक सिंधी लव स्टोरी है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सोहनी माहीवाल इज अ लव स्टोरी ऑफ। अब आपने सोहनी माहीवाल का बताने कि ये किसकी कौन से प्रोविंस की है, कौन सी लैंग्वेज की लव स्टोरी है। तो हमारे पास ऑप्शन है पंजाबी, सिंधी, पश्तो, सराइकी। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास सिंधी। तो आपने याद रखना है कि सोहनी माहीवाल इज अ लव स्टोरी ऑफ सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हीर रांझा इज अ लव स्टोरी ऑफ। अब आपने बताना कि हीर रांझा जो वो कौन सी लव स्टोरी है। तो हमारे पास ऑप्शन है पंजाबी, सिंधी, पश्तो या सराइकी। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास पंजाबी। तो आपने याद रखना है कि हीर रांझा इज अ लव स्टोरी ऑफ पंजाबी। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है अमीर करोड़ इज द फर्स्ट पोएट ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए इस पूरी वीडियो में से। तो अमीर करोड़ जो है वो कौन सी फर्स्ट पोएट है। तो हमारे पास ऑप्शन है पश्तो, सराइकी, पंजाबी या सिंधी। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास पश्तो। तो आपने याद रखने कि अमीर करोड़ इज द फर्स्ट पोएट ऑफ पश्तो। उम्मीद करता हूँ कि जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस्लामियत का, और इस्लामियत के अंदर भी हमारे पास 20 MCQs मौजूद है। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की सेक्शन को यानी कि जो इस्लामियत का सेक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुरान की किस आयत को सरदार आयत कहा जाता है। यानी कि कुरान की एक ऐसी आयत है जिसको सरदार आयत कहते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है आयतुल कुर्सी। तो आपने याद रखना कि आयतुल कुर्सी को कुरान की आयतुल कुर्सी ऐसी आयत है जिसको सरदार आयत कहते हैं।
हमारे पास क्वेश्चन है अब्बासी खलीफा मुतक़द्दुल्लाह का दौर हुकूमत क्या है, तो आपने बताना है कि इनका जो है वो दौर हुकूमत क्या है। तो हमारे पास इसका आंसर है 908 से लेके 932 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सबसे पहले इल्म किस जंग में लहराया गया। आपने बताना है कि सबसे पहले इल्म जो है वो कौन सी जंग में लहराया गया। तो हमारे पास इसका आंसर है खैबर की लड़ाई में। तो आपने याद रखना है कि खैबर की लड़ाई में सबसे पहले इल्म को जंग में लहराया गया। क्वेश्चन हमारे पास है हजरत अब्दुल मुतलब किस सन में फौत हुए। आपने बताना है कि हजरत अब्दुल मुतलब जो है वो कौन से सन में फौत हुए। तो हमारे पास इसका आंसर है 579 में। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हरूफ मुक्तार से शुरू होने वाली सूरतें कितनी हैं। तो आपने बताना है कि हरूफ मुक्तार से शुरू होने वाली कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है 14। तो आपने याद रखना है कि हरूफ मुक्तार से शुरू होने वाली 14 सूरतें हैं। क्वेश्चन है हमारे पास दमिश्क की फतह कब हुई। तो हमारे पास इसका आंसर है 14 हिजरी में। तो आपने याद रखना है कि दमिश्क की फतह जो है वो 14 हिजरी में हुई। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है मरहब के भाई यासिर को किसने कत्ल किया था। तो हमारे पास इसका आंसर है हजरत जुबैर ने। तो आपने याद रखना है कि हजरत जुबैर ने मरहब के भाई यासिर को कत्ल किया था। क्वेश्चन है हमारे पास फिरोज खान सूरी का दौरे हुकूमत क्या है। आपने इस क्वेश्चन के अंदर फिरोज खान सूरी का दौरे हुकूमत बताना है। तो हमारे पास इसका आंसर है 1553 से लेके 1555 तक। तो ये आपने नहीं भूलना कि फिरोज खान सूरी का जो दौरे हुकूमत था वो था 1553 से लेके 1555 तक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मरहब को किसने कत्ल किया था। तो हमारे पास इसका आंसर है हजरत अली ने। तो मरहब को हजरत अली ने कत्ल किया था। क्वेश्चन है हमारे पास कुरान शरीफ में कुल कितनी अलामत बराए रमूज़ व औक़ाफ़ हैं। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास 14। तो आपने याद रखना है कि कुरान करीम में कुल अलामत बराए रमूज़ व औक़ाफ़ जो है वो हैं 14। क्वेश्चन है हमारे पास नमावंद की फतह कब हुई। तो हमारे पास इसका आंसर है दिसंबर 642 में। तो आपने याद रखना है कि दिसंबर 642 में नमावंद की फतह हुई। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है गज़वा खैबर के इल्म में बरादर कौन थे। तो हमारे पास देखते हैं कि गज़वा खैबर के इल्म में बरादर जो थे वो कौन थे। तो हमारे पास इसका आंसर है हजरत अली। तो आपने याद रखना है कि गज़वा खैबर के इल्म में बरादर जो थे वो हजरत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कुतुब तारे की मदद से ज़मीन का मुहित किसने नापा था। यानी कि कुतुब तारे की मदद से ज़मीन का मुहित किसने नापा था। तो हमारे पास इसका आंसर है अल-फरगाती और इनके साथियों ने। सो अल-फरगाती और इनके साथियों ने कुतुब तारे की मदद से ज़मीन का मुहित नापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है तफसीर अहकामुल कुरान किसने लिखी। तो हमारे पास इसका आंसर है अहमद बिन अली राजी ने। तो आपने याद रखना है कि अहमद बिन अली राजी ने तफसीर अहकामुल कुरान जो है वो लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये तफसीर किस किस्म की तफसीर है। यानी कि जो तफसीर आपको अभी बताई गई है तफसीर अहकामुल कुरान, तो ये तफसीर जो है वो किस किस्म की तफसीर है। तो हमारे पास इसका आंसर है दरअसल ये तफसीर फ़क़ई आयात की तफसीर है। ठीक है, जो तफसीर कुरान आपको बताई गई है तफसीर कुरान अहकामात, तो ये तफसीर जो है अगर आपसे पूछा जा सकता है कि ये तफसीर जो है वो कौन सी किस्म की तफसीर है, तो हमारे पास इसका आंसर है कि ये तफसीर जो है वो फ़क़ई आयात की तफसीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दुनिया की कदीम तरीन मस्जिद कौन सी है। तो हमारे पास ऑप्शन है खाना काबा, मस्जिद नबवी, मस्जिद शोदा या मस्जिद नमरा। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास खाना काबा। तो आपने याद रखना है कि दुनिया की कदीम तरीन जो मस्जिद है वो है खाना काबा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कुरान मजीद में किस वाहिद आदमी को उसकी कुनियत से याद किया गया है। यानी कुरान मजीद को किसी वाहिद आदमी को एक कुनियत उसकी कुनियत से याद किया गया। तो हमारे पास ऑप्शन है कारून, फिरौन, अबू लहब या हामान। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास अबू लहब। तो याद रखना है आपने कि कुरान मजीद में अबू लहब को उसकी कुनियत से याद किया गया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पैगंबरों की सरजमीन किसे कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है फ़लस्तीन, शाम, हजाज मक़दस या इराक। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि पैगंबरों की सरजमीन जो है किसे कहा जाता है। तो हमारे पास इसका आंसर है फ़लस्तीन। तो आपने याद रखना है कि फ़लस्तीन को पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पहला इस्लामी मुल्क जिसने एटम बम बनाया। आपने उस इस्लामी मुल्क के बारे में बताना है कि किसने जो है वो पहला जो है वो एटम बम बनाया इस्लामी ममालिक में से। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं ईरान, पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरब। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास पाकिस्तान। सो पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसने सबसे पहले जो है वो एटम बम बनाया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है हज के दौरान कितने खुतबे होते हैं। आपने बताना है कि हज के दौरान कितने खुतबे होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 1, 2, 3 या कोई नहीं। तो ये स्टूडेंट जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 1। तो हज के दौरान जो है वो
जो खुतबा होता है वो एक खुतबा होता है। तो ये थी आज की वीडियो, आपकी डेली डोज एपिसोड 15। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल है। तो इस वीडियो को देखें, एक बार नहीं अगर 2 बार देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो ये आपको जो है वो रिवाइज होता जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।